जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भारतीय भवन जीव विज्ञान क्लास 10 का यानी 10वीं का आपका हम लोग क्या किए थे कि पोषण चैप्टर का जो था हमारा पोषण चैप्टर, इसका हम लोग क्या किए थे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं क्या कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जितने भी बन रहे हैं। हम बताए थे कि एक एक चैप्टर का 3 पार्ट में वीडियो आपको देंगे, जिसमें से एक में रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा में रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा में रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिससे आप अच्छे से फेयर कॉपी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा समय ना लेट करते हुए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंतिम में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा। बोला क्या, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? बोला क्या, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो शारीरिक विकास एवं जैविक प्रक्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, भेड़ बकरी हो गया, तो इसको अपने शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए, अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए, अपने दैनिक जीवन के कार्य को करने के लिए पोषण क्या है, अति आवश्यक है। इसलिए लिखा गया है क्या कि शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण अनिवार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, पोषण की परिभाषा दें। अब ये पोषण है क्या? बोला वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उस उनका उपयोग करते हैं, पोषक पोषण कहलाते हैं। यानी पोषण का परिभाषा हम लोग क्या सीखें कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है? बोला क्या स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थिति का होना आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ बात आ रहा है स्वपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पेड़ पौधा जितना भी रहता है, सभी अपने भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे पहला नंबर में क्या हो गया कि सूर्य का प्रकाश का होना आपका आवश्यक है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का रहना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और H2O एवं खनिज लवण चाहिए। इसके उपोत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। जैसे लास्ट में पूछा था क्या उपोत्पाद क्या है, यानी किस रूप में बनाता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनाता है। अब अगला प्रश्न मेरा क्या गया, परपोषण से आप क्या समझते हैं, यानी परपोषण किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे में हम लिखें क्या, मनुष्य लिखें, जानवर लिखें, कीड़े मकोड़े लिखें इत्यादि। यानी क्या परपोषण वह हो गया जो अपना भोजन स्वयं ना बना के दूसरे पर आधारित रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हो गए, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि रोटी खाना है। रोटी खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेहूं को काटना पड़ेगा। यानी क्या हम लोग गेहूं पर, रोटी खाने के लिए गेहूं पर आश्रित हो गए। ठीक है, जानवर हो गए, ये क्या करते हैं, घास वगैरह सब खाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, एक दूसरे को छोटा छोटा जो आपका तालाब में वगैरह सब में रहता है, चाहे जो भी बोलिएगा, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सारे हमारे क्या होते हैं, परपोषण रहते हैं, यानी दूसरे पर आधारित रहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? बोला इस प्रकार की पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, कवक इत्यादि। जैसे परजीवी पोषण के बारे में समझिएगा। जैसे कोई पदार्थ, कोई वस्तु या पेड़ पौधा या जानवर जब वो सड़ गल जाता है तो उस पे देखिएगा क्या, एक आपका इस प्रकार से मान लीजिए छाती टाइप का, जो हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं, या खोखली बोलते हैं, जिसको कवक बोला गया, गोबर छत्ता बोला गया, तो वो इससे क्या करते हैं कि मृत जीव पर उग जाते हैं और इसी से अपना पोषक पदार्थ पदार्थ जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इस पर जो कार्बनिक पदार्थ रहता है, घुलित रहता है, इससे अपने अपना भोजन को ये पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से बोला परजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न मेरा दिया है, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो जैसे वैसा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। तथा उस जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, ये सब सारे हमारे किस में आ जाते हैं, प्राणी संपोषण में आ जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न 8वां नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की, सूर्य यहाँ पे क्या है, ये की यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, सूर्य
बोला कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया गया है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित पाया जाता है, हरित लवक जिसको बोला जाता है, जो सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? बोला भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? भोजन का पाचन कहा जाता है, कहलाता है। बोला क्या भोजन के पाचन से क्या समझते हैं? फिर से समझा देना चाहते हैं, भोजन के जटिल पदार्थ, जटिल या अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील, यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो जटिल पदार्थ रहता है, ठीक है, उसको फिर क्या करता है कि आपका, या फिर अघुलनशील रहता है, उसको घुलनशील बनाता है और अणुओं में विघटित यानी तोड़ देता है, ठीक है, इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। अगला प्रश्न मेरा क्या दिया गया, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। तो बोला क्या मनुष्य की मुख गुही में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके नाम क्या है? उसका नाम एक हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। तो पहला नंबर में क्या है? पेरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? सबमेडी बुलर लार ग्रंथि, और फिर तीसरा में क्या है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला प्रश्न मेरा जो दिया गया, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखिए। तो मनुष्य का अमाशय 2 भागों में बटा होता है, उसके नाम जो है कार्डियक भाग है और पाइलोरिक भाग है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए अमाशय का इस प्रकार से चित्र रहता है, इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से भोजन आता है तो पहले कार्डियक भाग में आता है, फिर किस में चल जाता है? पाइलोरिक में चल जाता है। अब यहाँ से देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के भागों, 3 भागों के नाम लिखिए। मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी मीटर की होती है? 6 मीटर की होती है। इसके 3 भाग का जो नाम है मेरा यहाँ पे, तो इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ग्रशनी है, जेजुनम है और इलियम है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ कि लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी दिए गए सारे देख लेंगे। यहाँ से आप अच्छा खासा एक फेयर कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।